मैं छवि निगम, प्रवक्ता यशोदा रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ गृह विज्ञान की इस ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के पाठ 12 का भाग 1 विभिन्न रोगों की उत्पत्ति, प्रसार की विधि, लक्षण, रोग और उनके उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हमारी चर्चा के बिंदु होंगे पुनरावलोकन, वायु द्वारा संवाहित रोग जैसे क्षय रोग, चेचक, खसरा तथा संपर्क जनित रोग, कुष्ठ रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आपको वायु द्वारा संवाहित होने वाले संक्रामक रोगों के लक्षण, कारण, बचाव आदि के बारे में ज्ञान हो जाएगा, जिससे आप स्वयं की सुरक्षा करने के साथ ही साथ में अन्य लोगों को भी जागरूक कर सकेंगे। आपने पाठ 11 में संक्रामक रोगों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम लोग एक बार पुनः उसका स्मरण करेंगे। संक्रामक रोग वायु, जल, जीव जंतुओं तथा सीधे संपर्क से फैलते हैं। ये इनका प्रसार प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तथा वाहकों के द्वारा होता है। इन रोगों के सामान्य लक्षण ज्वर, सिरदर्द व गले में सूजन होती है। और हमारी इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा 3 प्रकार की होती है: प्राकृतिक, अर्जित एवं कृत्रिम। बच्चों, आज हम लोग वायु द्वारा संवाहित संक्रामक रोग में सबसे पहले क्षय रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस रोग का कारण माइक्रोबैसिलस ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु होता है, जो बहुत सारे माध्यमों से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, जैसे अशुद्ध वायु के द्वारा। अशुद्ध वायु का से तात्पर्य है कि जब रोगी खांसता, छींकता आदि है तो उससे वायु अशुद्ध हो जाती है, और उसी अशुद्ध वायु में जब कोई व्यक्ति श्वसन करता है तो उस रोग के रोगाणु उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसे संक्रमित कर देते हैं। साथ ही जूठे जल, रोगी का अगर जूठा जल का प्रयोग कोई व्यक्ति करता है एवं दूषित भोज्य पदार्थों का सेवन करने से भी रोग हो सकता है। जैसे कोई पशु इस रोग से संक्रमित है और उसके दूध को बिना बॉईल किए हुए अच्छी तरह से और उसका सेवन कर लिया जाता है तो रोगाणु, अथवा उसके मांस का सेवन कर लिया जाता है तो रोगाणु उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और उसे संक्रमित कर सकते हैं। इसके साथ ही अनियमित जीवन शैली भी व्यक्ति में रोग का प्रसार कर सकती है। जैसे जो लोग बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं, अत्यधिक परिश्रम करते हैं और साथ ही साथ में मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, उनमें भी इस रोग की संभावना बहुत अधिक होती है। इसके साथ ही दुर्बल शरीर वाले लोग, जो यदि किसी रोग से ग्रसित होकर के स्वस्थ हुए होते हैं, उनमें इम्यूनिटी काफी कम होती है, उस समय भी इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सीलन युक्त निवास स्थान में जो लोग घनी आबादी वाले स्थानों में रहते हैं, वहां पर प्रायः जो मकान होते हैं वहां वो गंदे, सीलन युक्त होते हैं तथा वायु का आवागमन उचित प्रकार से नहीं होता है, अतः वहां पे रोगों के पनपने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही घरेलू मक्खी भी इसकी वाहक होती है। जब वो किसी रोगी के मल अथवा उसके बलगम पर बैठती है तो वो अपने पैरों में बहुत सारे रोगाणु ले आती है, और जब वो किसी भोज्य पदार्थ पर बैठती है तो उन रोगाणुओं को वहां पर छोड़ देती है, जिसका सेवन किसी स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा किए जाने पर वो व्यक्ति रोग से संक्रमित हो सकता है। इसके साथ ही कभी कभी आनुवांशिक भी इसका कारण होता है, जैसे पेरेंट्स के या माता पिता के द्वारा बच्चों में ये रोग ट्रांसफर हो जाता है। क्षय रोग के भिन्न भिन्न के रोगाणु जो होते हैं वो भिन्न भिन्न अंगों पर संक्रमण करते हैं और उसके आधार पर हम इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस अर्थात फुसफुसीय क्षय रोग। ये इस रोग में रोगाणु व्यक्ति के फेफड़ों के ऊपर आक्रमण करते हैं और जिससे रोगी को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है।
80% लोगों में इसी प्रकार का क्षय रोग होता है और इसके साथ ही रोगी को बलगम आने लगता है और रोगी जब गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके बलगम के साथ में रक्त आने लगता है, कभी-कभी खून की उल्टी भी हो जाती है। दूसरा है आंतों का क्षय रोग, इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस। इसमें आंतों की जो श्लैष्मिक झिल्ली होती है उसके में घाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ठीक प्रकार से पाचन क्रिया नहीं हो पाती है और परिणाम होता है कि मल के साथ में रक्त आने लगता है और ये अवस्था रोगी के लिए काफी गंभीर और घातक होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है ग्रंथियों का क्षय रोग, जिसे ग्लैंड ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। जब इस रोग की जीवाणु ग्रंथियों के ऊपर आक्रमण करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, तो उसे ग्रंथियों का क्षय रोग कहते हैं। परंतु कभी-कभी क्या होता है कि गले के हिस्से में गिल्टियां निकल आती हैं या गांठें पड़ जाती हैं, जिसे कंठमाला के नाम से जानते हैं। बगल में गांठें पड़ जाती हैं, ये हैं जो बाद में धीरे-धीरे करके पहले प्रारंभ में दर्द करती हैं और उसके साथ ही ये इसमें मवाद पड़ जाता है और ये पकने व फूटने लगती हैं। जिस समय ये पकने फूटने लगती हैं वो रोग की असाध्य अवस्था होती है और काफी मुश्किल होती है। साथ में नेक्स्ट है अस्थि क्षय रोग, बोन ट्यूबरक्लोसिस। इससे में रोगी की अस्थियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, उसके जॉइंट्स में बहुत पेन होता है और कई बार रोगी को चलना फिरना भी काफी मुश्किल हो जाता है। क्षय रोग की 3 स्थितियां होती हैं। सबसे पहला है सामान्य स्थिति। इस स्थिति में रोगी को ज्वर आता है और साथ साथ में खांसी आती है। दूसरी है विकसित स्थिति। इस स्थिति में रोगी का शरीर काफी दुर्बल हो जाता है, साथ साथ में रोगी जो है वो कई बार खांसी के खांसते उसके सीने में दर्द होने लगता है, रोगी का वजन तेजी से कम होने लगता है, उसे बहुत ज्यादा थकावट का अनुभव होता है। उस स्थिति को हम विकसित स्थिति कह सकते हैं। तीसरी है अति विकसित स्थिति। इस स्थिति तक रोग काफी असाध्य हो जाता है। इस स्थिति में खांसी के साथ में बलगम के साथ आता है और जिसमें रक्त भी आता है और कभी-कभी रक्त की उल्टी भी होने लगती है। ये स्थिति अत्यंत घातक होती है। इसके साथ ही उपचार, सबसे पहले तो जैसे ही सामान्य स्थिति में रोग का शक हो, वैसे ही हमें रोगी को जांच करा लेनी चाहिए। साथ साथ में डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। इसके अलावा उसे शुद्ध वायु के लिए मॉर्निंग वॉक आदि करना चाहिए और शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। रोगी को पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, अर्थात अपने आहार में संतुलित आहार लेने के साथ साथ में उसे अपने आहार में दूध, फल तथा प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, अधिक मात्रा में लेना चाहिए। साथ ही रोगी को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसे उसका जो बलगम आदि है उसे कार्बोलिक लोशन के से भरे हुए पात्र में एकत्रित करना चाहिए तथा उसे इस प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए कि वो सूखने के बाद भी वायु में ना आने पाए और अन्य लोगों को संक्रमित ना करने पाए। इसके साथ साथ में रोगी का शरीर काफी कमजोर होता है, उसकी इम्यूनिटी काफी कमजोर हो चुकी होती है, अतः उसके ऊपर अन्य रोगों से के आक्रमण की भी संभावना बढ़ जाती है और इसलिए रोगी को प्रयास करना चाहिए कि वो अन्य रोगों से भी बचाव कर सके। इसके लिए अन्य रोगों से बचाव अगर वो नहीं करता है और अगर वो ग्रसित हो जाता है तो कई बार उसके स्वास्थ्य का स्तर तेजी से नीचे आ जाता है। क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका निर्धारित आयु में लगवा लेना चाहिए। इसके साथ में उपयुक्त पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। रोगी का निवास स्थान इस प्रकार होना चाहिए जहां पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश तथा शुद्ध वायु के आवागमन की व्यवस्था हो।
इसके साथ साथ में उसको स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे उसको संतुलित आहार ग्रहण करने के साथ ही साथ में समय से उठना चाहिए। मॉर्निंग वॉक या शुद्ध वायु के लिए मॉर्निंग वॉक कर सकता है, और इसके साथ ही साथ में उसको मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह से निद्रा और विश्राम भी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, जिससे कि क्षय रोग उसको ग्रसित ना करने पाए। रोग के बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, जिससे कि वो इसके प्रति सावधान रह सकें और वो इस जागरूकता के साथ साथ में वो इन रोगों से बचाव कर सकें। इसी के ऊपर बल देने के लिए 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। साथ ही रोगी का पृथक्करण कर देना चाहिए, अर्थात उसका कमरा अलग कर देना चाहिए। उसके वस्त्र, बिस्तर, बर्तन आदि भी अलग कर देने चाहिए, जिससे अन्य लोग इस रोग से प्रभावित ना हो सकें। अब हम लोग बात करते हैं वायु द्वारा संवाहित होने वाले एक अन्य रोग चेचक के बारे में। इसको स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। इस रोग का मुख्य कारण वेरियोला वायरस होता है। इस रोग के वाहक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे धूल एवं वायु के द्वारा जो संक्रमित धूल और वायु होती है, वो प्रायः स्वस्थ व्यक्ति के नाक और गले के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, जो पूरे शरीर में रोगाणुओं को फैला देती है। मौसम का भी इस रोग के से बहुत संबंध है। प्रायः उस मौसम में जब ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है, जैसे फरवरी और मार्च का महीना, इधर अक्टूबर और नवंबर का महीना में ये रोग बहुतायत से फैलता है। रोगी की प्रयोग की हुई वस्तुएं संक्रमित हो जाती हैं, अतः कोशिश करना चाहिए कि उसकी प्रयोग की हुई वस्तुओं का किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा प्रयोग ना किया जाए। इसके साथ ही जब रोगी स्वस्थ होने लगता है और उसके दाने सूखने लगते हैं, उसके समय उसके ऊपर एक प्रकार का पपड़ी या खुरंट जम जाती है, जो बेहद संक्रमित होती है। इस तरह से उसकी सूखी हुई पपड़ी को नष्ट कर देना चाहिए कि वो वायु में ना आने पाए और अन्य लोगों को संक्रमित ना करने पाए। इस रोग में रोगाणु के प्रवेश करने से लेकर के लक्षण दिखाई देने तक की जो उद्भवन अवधि होती है, वो 10 से 15 दिन होती है। चेचक रोग के लक्षण में सबसे पहला लक्षण जुखाम होता है रोगी को। वो उसकी नाक बहती है, छींकें आती हैं, साथ ही साथ में उसका त्वचा भी लाल हो जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं तथा पूरे बदन में दर्द होने लगता है। इसके साथ ही उसे तीव्र ज्वर होता है। उसके बाद में धीरे धीरे करके तीसरे दिन उसके शरीर पर लाल दाने दिखाई देने लगते हैं और ये दाने बड़े होते जाते हैं। 5वें दिन ये मवाद युक्त बड़े दाने हो जाते हैं, इन दानों में बहुत ज्यादा जलन होती है। इसके साथ ही धीरे धीरे करके रोगी में इम्यूनिटी डेवलप होने लगती है, एंटीबॉडीज डेवलप होने लगते हैं और उसका ज्वर कम होने लगता है। साथ ही साथ में उसके दानों में भी परिवर्तन आने लगता है। जिस समय धीरे धीरे उसके दाने जो है वो सूखने लगते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे उसके दाने सूखने लगते हैं, उनके ऊपर पपड़ी या खुरंट पड़ जाती है। जिस समय इन दानों में पपड़ी या खुरंट पड़ती है, उस समय तेज खुजली होती है। अतः ऐसा प्रयास करना चाहिए कि रोगी इन दानों पर खुजली ना कर सके। इससे बचाव के लिए टीकाकरण करवा लेना चाहिए। इस टीके की खोज प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। इस रोग से बचाव के लिए विसंक्रामकों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे हमको फिनाइल, डेटॉल या
कार्बोलिक लोशन आदि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो, उसे तुरंत नगर निगम को तथा स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे देनी चाहिए, जिससे कि सार्वजनिक तौर पर ये विभाग रोग से बचाव के प्रयास कर सकें। राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम 1897 भारतीय महामारी अधिनियम के अंतर्गत इस रोग के टीकाकरण कराना परम आवश्यक है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों को, मेलों को आदि को भी शामिल किया गया है। इसमें ब्लॉक लेवल पर तथा जिला परिषद स्तर पर कार्य किया जाता है। विज्ञान की, चिकित्सा विज्ञान की उन्नति के साथ साथ इस रोग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया जा चुका है। इसके उपचार हेतु कुशल चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि ज्वर बहुत अधिक तीव्र ना होने पाए, वो नियंत्रण में रहे। साथ ही में रोगी को पृथक रखना चाहिए, जिससे कि अन्य लोग इससे संक्रमित ना होने पाए। रोगी की परिचर्या करने वाली परिचारिका को अपना एप्रिन, वस्त्र, हाथ आदि के लिए 10% फॉर्मेलिन का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग के द्वारा रोगी के प्रयोग की हुई वस्तुओं को भी विसंक्रमित किया जा सकता है। इस रोग में कुछ विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है, जैसे रोगी को पूर्ण विश्राम करने देना चाहिए। यहाँ पर पूर्ण विश्राम से तात्पर्य है कि रोगी को टीवी देखने अथवा किताब पढ़ने की भी आज्ञा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव उसकी आंखों पर पड़ सकता है। साथ ही में रोगी के नाखून काट देने चाहिए, जिससे कि रोगी अपने दानों को खुजला ना सके। उसको नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक का सेवन अधिक करने से खुजली और ज्यादा बढ़ती है। यदि संभव हो तो रोगी को सूखी खाद्य वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, जैसे भुने हुए चने गुड़ के साथ में लेना चाहिए, और जो बाजरा तथा कूटू के खील आदि का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को कोशिश करनी चाहिए कि पपड़ी स्वतः हटे। मतलब ये है कि यदि पपड़ी को रोगी खुजला करके हटा देता है, तो उस स्थान पर गड्ढे हो जाते हैं और उन गड्ढों की वजह से परमानेंट दाग बन जाते हैं, जो भविष्य में भी खराब दिखाई देते हैं। बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं एक अन्य रोग, खसरे की। ये रोग के ज्यादातर 5 वर्ष तक के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है, पर कभी-कभी ये बड़ों में भी हो जाता है। इस रोग का प्रारंभ भी जुखाम से ही होता है, अर्थात उसको रोगी को नाक बहती है और साथ साथ में उसे छींकें आती हैं। इसके साथ ही उसको तीव्र ज्वर हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं तथा नाक व आंखों से पानी बहने लगता है। चेहरे पर त्वचा पर उसके महीन महीन दाने या रैशेज हो जाते हैं, जो घमोरी जैसे दिखाई देते हैं। इन दानों में कभी कभी जलन भी होती है और कभी कभी खुजली भी अनुभव होती है। 3-4 दिन के बाद में धीरे धीरे ये दाने सूखने लगते हैं और उसके साथ ही इसके ऊपर भी पपड़ी पड़ने लगती है। जब इस दानों पे पपड़ी पड़ने लगे तो भी हमको इस तरह से उसको नष्ट करना चाहिए कि वो वायु में ना आने सके पाए। इस रोग की भी उद्भवन अवधि 10 से 11 दिन तक होती है। खसरा रोग का बचाव एवं उपचार, इसके लिए टीकाकरण करा देना चाहिए। साथ ही साथ में बच्चे का कमरा अलग कर देना चाहिए। बच्चे के बलगम और थूक आदि को एक साफ कपड़े से पोंछते रहना चाहिए, जिसे बाद में जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। उसके वमन को विसंक्रामकों से युक्त किसी पात्र में
एकत्रित करना चाहिए और उस पात्र को ढक कर रखना चाहिए, जिससे कि उसके जो रोगाणु हैं वो वायु में ना आने पाए। और उसके बाद में इन सभी चीज़ों को इस प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए कि वो सूखने के बाद भी वायु को संक्रमित ना करने पाए और अन्य लोग इससे प्रभावित ना होने पाए। साथ साथ में रोगाणुनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे डिटॉल है, फॉर्मेलिन है, या फिनाइल है, जिससे कि उसके कमरे आदि को साफ करना चाहिए। इस रोग के उपचार हेतु भी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए, जिससे कि बच्चे का बुखार नियंत्रण में रहे और उसको बहुत अधिक परेशानी ना हो। इसके साथ साथ में कमरे में वायु के आवागमन की उचित संवातन व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे शुद्ध वायु उस कमरे में आती रहे, पर्याप्त प्रकाश, सूर्य की किरणें आदि आती रहें। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रोगी को सर्दी से बचाव करना चाहिए, ठंड से बचाव करना चाहिए, अन्यथा निमोनिया जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही रोगी को उबले हुआ जल ठंडा करके दिया जाना चाहिए और डॉक्टर से परामर्श करके उसे सब्जियों का सूप अथवा दाल का सूप आदि दिया जा सकता है। आइए बच्चों, अब हम लोग अभी तक हम लोग वायु द्वारा संवाहित रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अब हम संपर्क जनित रोग अर्थात उस रोग के बारे में बात करते हैं जिसके लिए किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये रोग सीधे व्यक्ति के उस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में फैल जाता है और ये रोग है कुष्ठ रोग। ये तीव्र संक्रामक रोग होता है, चर्म रोग है अर्थात त्वचा से संबंधित होता है। ये रोग बेसिलस लेप्रोस नामक रोगाणु से उत्पन्न होता है और ये रोगाणु रोगी के श्वसन तंत्र में रहते हैं। ये रोग दो प्रकार का मुख्य रूप से होता है। पहला है असंक्रमणी कुष्ठ। इसमें गुलाबी और सफेद रंग के चकत्ते व्यक्ति के शरीर पर दिखाई देते हैं। ये चकत्ते संवेदन शक्ति रहित होते हैं अर्थात उस जगह पर कोई भी संवेदना नहीं होती है। यदि रोगी के उस जगह पर चिकोटी काटी जाए तो उसको कुछ भी अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार के रोगी संक्रमण नहीं फैलाते हैं, अतः ऐसे रोगियों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। दूसरा है संक्रमणी कुष्ठ। इसमें प्रारंभ में त्वचा में परिवर्तन हो जाता है, इस लाल रंग की त्वचा होने लगती है, फिर उस जगह पे फफोले निकल आते हैं। थोड़े समय के बाद में उन फफोलों में रक्त और मवाद भर जाता है। जब ये फफोले फूटते हैं तो ये रक्त और मवाद फैल जाता है। इसके साथ ही साथ में रोगी की उंगलियां सड़ने व गलने लगती हैं और उसके हाथ और पैर विकृत होने लगते हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि रोगी की उंगलियां काफी हद तक गल सी गई हैं। इस रोग का प्रभाव में जल तथा भोजन, वायु एवं आनुवंशिकता की बहुत अधिक भूमिका नहीं होती है। कुष्ठ रोग में स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, किसी के प्रयोग किए हुए सामानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, विशेष करके रोगी के प्रयोग किए हुए वस्त्र, बिस्तर, चादर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें भी लोगों को रोगों के प्रति शिक्षित किया जाना चाहिए, अर्थात उसे रोग के कारण, लक्षण आदि का ज्ञान कराना चाहिए। इसी पर बल देने के लिए 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। रोगी की वस्तुएं और निवास स्थान को समय समय पर विसंक्रमित करते रहना चाहिए। साथ ही साथ में जो रोगी के परिवार के अन्य सदस्य हों, उन्हें भी अपना समय समय पर
टेस्ट कराते रहना चाहिए, जांच कराते रहना चाहिए और रोगी को भी समय समय पर अपनी जांच कराते रहना चाहिए, जिससे कि अन्य लोगों में बचाव के प्रयास किए जा सकें। सबसे पहले तो इसके उपचार के लिए त्वचा रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए, उनसे परामर्श करना चाहिए। साथ ही साथ में एमडीटी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट अर्थात बहु औषधो उपचार चिकित्सा डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, जिसका कि हमको नियमित रूप से अनिवार्य रूप से सेवन करना चाहिए। एक निश्चित समय पर ये दवा लेनी चाहिए जिसमें कोई भूल चूक ना होने पाए। प्रत्येक जिला चिकित्सालय में कुष्ठ रोग की एक यूनिट अवश्य होती है, जहां पर निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध होती है, अर्थात फ्री में दवाई प्राप्त होती है। कुष्ठ रोग के निवारण हेतु कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके सरकार की कोशिश है कि इस रोग को जड़ से समाप्त किया जा सके। इसके लिए 1953 में केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना चिंगलपुट में की गई थी। धीरे धीरे इसकी कुछ यूनिट्स अन्य राज्यों में भी खोली गई हैं, जहां पर शिक्षण के साथ साथ में अनुसंधान कार्य भी होता है। इसके अलावा कुछ स्वयंसेवी संगठन भी हैं जो इस क्षेत्र में काफी कार्य कर रहे हैं, जैसे हिंद कुष्ठ निवारण संघ। ये रोगियों के बचाव के लिए साधन जुटाता है, साथ ही साथ में रोगियों की का पुनर्वास करता है व उनकी देखभाल करता है और उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास करता है, जिससे कि भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना मिले। इसके अलावा वर्धा में गांधी मेमोरियल कुष्ठ संस्था है। आगरा में जापान के सहयोग से जालमा लेप्रेसी सेंटर की खोला गया है, जिसमें रिसर्च का कार्य तो होता ही है, साथ साथ में हॉस्पिटल भी है और इस हॉस्पिटल में रोगियों को भर्ती भी किया जाता है व उनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। बच्चों, अगर प्रारंभ में ही रोग को पहचान लिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से किया जाता है, तो ये रोग पूर्णतया ठीक हो सकता है। आज हम लोगों ने बहुत सी चीजों को सीखा है। आइए एक बार उनका पुनः स्मरण करते हैं। क्षय रोग माइक्रोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इससे बचाव के लिए बीसीजी का टीका निर्धारित आयु में लगवा लेना चाहिए। चेचक रोग वेरियोला वायरस से फैलता है, इस पर पूर्णतया नियंत्रण हो चुका है। खसरा 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक संभावना होती है, उनका टीकाकरण अवश्य होना चाहिए। कुष्ठ रोग बेसिलस लेप्रोस जीवाणु के द्वारा फैलता है, जो कि 2 प्रकार का होता है, असंक्रमणी व संक्रमणी। अब आप अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न क्षय रोग कितने प्रकार का होता है, इसके लक्षण तथा बचाव का वर्णन कीजिए। आपको मैंने जो 4 प्रकार के क्षय रोग बताए हैं, आपको उनका विस्तार से वर्णन करना होगा। चेचक एवं खसरा रोग फैलने के कारण बताते हुए रोगी के साथ क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके ये प्रश्न करना है आपको। साथ में आपको कुष्ठ रोग के प्रकार, बचाव एवं उपचार के बारे में विस्तार से बताइए। विभिन्न संक्रामक रोगों में स्वच्छता का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इन प्रश्नों को करके आपको ये पाठ और अच्छी तरह से समझ आएगा तथा इसका अभ्यास होगा।